हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनबोर्ड डिजिटल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉपुलर मोमेंट्स इन वेस्ट बंगाल जानेंगे एंड द टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश रूल इन वेस्ट बंगाल, ये इस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, फॉलोड बाय ड्यूअल सिस्टम, बंगाल प्रेसिडेंसी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट, इंडिगो रेवोल्यूशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद चकमा रिवोल्ट, Chaur Rebellion, Santhal Rebellion, and Nandigram violence. So these are the topics that we'll be covering today. All right. And if you like the video, I would strongly recommend you guys to consider subscribing to Onboard Digital Classes and also comment down on the comment box. And don't forget to like this video as well. All right. And also share it among your friends who are preparing for WBCS exams. All right. शुरुआत करते हैं ब्रिटिश रूल इन वेस्ट बंगाल से। ओके। आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1765, लास्ट क्लास में हम लोग ने बैटल ऑफ बॉक्सर कंप्लीट किया था, राइट? इफ यू हैव नॉट चेक दैट वीडियो, प्लीज गो इन द यूट्यूब एंड देन यू कैन चेक द वीडियो। ऑलराइट, नवाब्स ऑफ बंगाल बोल करके क्लास है। ओके, द मुगल एम्पायर शाह आलम II, व्हाट डिड ही डू? ही गिव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? यही हुआ था। Formally granted the Diwani rights to Bengal, Bihar and Orissa to the East India Company. Okay, after that what happened? In this way, Robert Clive, जो कमांडर इन चीफ था बैटल ऑफ बॉक्सर में, राइट, बैटल ऑफ प्लेसी में कौन था कमांडर, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? गेन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बैटल ऑफ प्लेसी में कौन था। ओके, ऑलराइट, इन दिस वे रॉबर्ट क्लाइव गेन अ लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन बंगाल, ठीक है? उसको क्या हुआ? लीगल रिकॉग्निशन मिला। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है? ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन बंगाल। सो इसी तरह से बंगाल में ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ है। ऑल राइट, मूविंग अहेड, अब हम जाएंगे ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिस्टम, राइट? अब क्यों किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। In 1765 common era, the dual system was established after the Treaty of Allahabad. ये important है, आपको जानना है। What is the Treaty of Allahabad? अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, What is the Treaty of Allahabad? तो आपको जानना है कि ये क्या है। ये एक dual system है, dual system of administration. Okay, adopted by the British East India Company. In which year? 1765 common era. All right, where the Mughal emperor had given both Diwani rights and Nizamat rights. दोनों ही दिया था, एक दीवानी राइट्स भी दिया था और क्या दिया था? एक दीवानी राइट्स दिया था और निजामत राइट्स दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंस्टेड ऑफ 26 लाख रुपीस पर एनम। उससे आगे क्या दे रहे थे वो लोग? क्योंकि वो लोग को किसने रखा है? ब्रिटिशर्स ने। दे वर जस्ट द puppet of the British government, right? These so-called leaders, right? Those who were governing the state of Bengal, they were just the puppets of the East India Company. So what they used to do was they used to give 26 lakh rupees per annum. ठीक है? ये ना देकर शाह आलम II ने क्या किया कि दीवानी राइट्स भी दे दिया और निजामत राइट्स भी दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, अंडर what? Under dual system of administration. Okay, this arrangement is known as dual system of administration. इसी arrangement को बोलते हैं dual system, ठीक है? इस सिस्टम में क्या होता था कि administration was divided between, जो administration होता है ना, वो डिवाइड होता है किसके बीच में? एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और द नवाब्स, ठीक है, उनके बीच में। ऑलराइट, एंड द कंपनी ऑफ द नवाब, ठीक है? नवाब और कंपनी के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था? डिवाइड हुआ था। ओके, बट द होल पावर वाज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। जो भी पावर है पर एक्चुअल में किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ना कि नवाब के हाथ में। ऑलराइट, बेसिकली दे लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ऑलराइट, मूविंग अहेड, बंगाल प्रेसिडेंसी। अब हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में जा रहे हैं। द कॉलोनियल एरिया ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नोन एज बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है?
जो भी एरिया, जो भी कॉलोनियल एरिया का मतलब जो एरिया जो ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलोनियल एरिया ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो भी ब्रिटिश एम्पायर का ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनाइज किया था उसको बोलते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। ऑलराइट, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश। अब ये बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन जगह था ये हम जानेंगे। आज का प्रेजेंट बांग्लादेश, प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, मेघालय was also a part of Bengal presidency. All right, Orissa and Tripura. So these are the states that were under the Bengal presidency. All right, next, established after the treaty of 1765. ये 1765 का इलाहाबाद ट्रीटी जो था ना उसी से स्टैब्लिश हुआ था। Lord Warren Hastings integrated the presidency and thereby establishing British imperial rule over Eastern India. So basically वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि उन्होंने जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद ब्रिटिश इंपेरियलिज्म रूल स्टैब्लिश कर लिया था ईस्टर्न इंडिया में। He also laid the foundation of civil services. Okay, he was the person who was responsible, or in fact who laid the foundation of civil services in India. I believe this font is little bit smaller. I'm going to ensure that अब next time से जो ये font जो है ना ये थोड़ा बिगर हो। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन में देख रहा हूँ थोड़ा ये फॉन्ट स्मॉल दिखाई दे रहा है हमको। आई एम नॉट टू श्योर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन में ये थोड़ा सा फॉन्ट स्मॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये भी नाम आपको याद करना है, ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है। Who introduced permanent settlement in Bengal? आपको लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड डेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1793 इज द डेट। ओके, इट वाज द सेटलमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एंड द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल टू सेटल द लैंड रेवेन्यू। ओके, लैंडलॉर्ड्स के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में है ये नवाब्स के बीच में नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट किसके बीच में, नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में नहीं है। It is between the zamindars or the landlords. It was the settlement between East India Company and the landlords of Bengal to settle the land revenue. जो भी revenue land से मिल रहा है उसको settle करने के लिए ये permanent settlement Lord Cornwallis ने introduce किया था। Important thing. Okay, the landlords were given the rights to the land as long as they paid the fixed revenue to the British. यहाँ पर क्या बोला है, the landlords were given the rights of the land. जो भी landlords है उनको राइट्स दिया जाएगा अपना लैंड का। देखिए इतना बुरा स्थिति है कि अपना ही जमीन, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का अपना ही जमीन को राइट रखने के लिए हमको टैक्स पे करना पड़ रहा था। किसको, ब्रिटिशर्स को। ये तो था हमारा हालत जब ब्रिटिशर्स आ रहे थे। ठीक है, The landlords were given the rights of the land as long as they pay the fixed revenue to the British. एक रेवेन्यू है जो रेवेन्यू ब्रिटिश को देना ही पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो हमारा वो जो हक है अपना ही जमीन का हक वो हमसे छीन जाता था। ऑलराइट, तो फिक्स रेवेन्यू है वो ब्रिटिशर्स को हमको देना चाहिए, स्पेशली किसको, लैंड ओनर्स को। यही है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, इन विच ईयर, in 1793. The permanent settlement was unsuccessful and it was not introduced in the northwestern province. ये जो permanent settlement है ना ये successful नहीं हुआ, तो इसीलिए ये different parts of भारत में नहीं implement किया। Alright, because कौन चाहता है बताइए तो, अपना ही जमीन है, अपना ही जमीन को अपना बोलने के लिए हमको टैक्स देना पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स को कुछ रेवेन्यू देना पड़ रहा है। जो भी उस खेती से उपजाऊ हुआ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको बेचकर जो भी मुनाफा हुआ उस मुनाफा का कुछ पोर्शन हमको ब्रिटिशर्स को देना चाहिए, क्योंकि सो दैट वी कैन कीप द राइट ऑफ दैट लैंड टू आवरसेल्व्स। ये स्थिति था। ऑलराइट, बहुत ही भयानक स्थिति है। ओके, इतना तो सहन कर रहे थे। अब 1857 में क्या हुआ, रिवॉल्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को एक बात जानना है कि हम लोग बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ बंगाल का। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ बंगाल में फोकस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमको मालूम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलता है।
ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। हालांकि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एक जागरूक सोसाइटी की जो कॉन्शियस माइंड में है थोड़ा वो जागरूक आ गया। ऑलराइट, it was a major but unsuccessful uprising in India. It was a very major uprising, but unfortunately it was not successful, right? The earliest ignition of the revolt was seen in Damdam, which was the headquarter of Bengal artillery. बंगाल में अर्लीस्ट एविडेंस कहां पर आया है 1857 का रिवॉल्ट का? दमदम, ठीक है। दमदम कहां पर है? कोलकाता के वहां पर एयरपोर्ट भी है ना। ऑलराइट, मंगल पांडे स्टार्टेड द अपराइजिंग इन 1857 in Barakpur by killing a British official. मंगल पांडे ने क्या किया? ब्रिटिश ऑफिसर को मारकर 1857 में बरकपुर से वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, लीड किया, ठीक है। मंगल पांडे याद करना है। बंगाल किस स्टेट से? बंगाल का किस प्रांत से? बैरकपुर से। ऑलराइट, ये भी कलकत्ता में ही है ना। The immediate cause of the revolt of 1857 was introduction of Enfield rifle. ये तो हमको मालूम है ना। जब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो एनफील्ड राइफल को बेसिकली जो कार्टलेजेस यूज होंगे, ठीक है, फॉर मुस्लिम्स पिग्स आर वेरी सेक्रेड, राइट, और एंड फॉर हिंदूज काउज आर वेरी सेक्रेड। तो क्या फैलाया वहां पर कि जो कार्टलेजेस है वो उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था ना। तो मुंह में वो जो ग्रीज है ना वो पिग का है और काउ का है, वो बोल करके वो थोड़ा सा क्लैश बढ़ गया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट वेरी वेल टेकन बाय द इंडियंस। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एंड द अकम्पनिंग ग्रीस कार्टलेजेस है ना, जो ग्रीस कार्टलेजेस है which were rumored to be coated with animal fat. Animal fat basically चमड़ा है ना, किसका? गाय का और पिग का, है ना, specifically from cows and pigs. Okay, this led to the widespread anger among Hindus and Muslim soldiers who felt their religious beliefs were being violated. Obviously, जब कोई भी चीज हम लोगों के लिए sacred है, अगर उस चीज को हमको करना पड़े तो it is not going to go well, right? Nobody is going to take that lightly. इसीलिए ये ignite हुआ, ठीक है। ये तो है short term reason why this was ignited. All right. Initially it was started from Meerut. हाँ, Meerut से ही start हुआ है initially। ये तो जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी we will be knowing about it, है ना। ये तो सिर्फ हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। What are the other causes? थोड़ा other causes भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पता है क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि अपराइजिंग वो उतना बड़ा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। द पॉलिसीज वर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हो? अगर तुम्हारा हेयर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं है जो मेल हो, दैट मीन्स दैट किंगडम इज ऑटोमेटिकली फॉरफिटेड अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ हमको मालूम है। ड्रेन ऑफ वेल्थ किस प्रकार से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेकर जाते थे वहां पर, और वहां पर इन द सेंस ब्रिटिश फैक्ट्री में, है ना, इंग्लैंड में, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स भारत को पहुंचाते थे। एंड द कॉस्ट ऑफ दैट फिनिश प्रोडक्ट्स वाज मच मोर हायर देन व्हाट दे यूज्ड टू परचेस एज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम भारत, राइट। ये भी तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है। ऑलराइट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही था, है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी था, हिंदूज मुस्लिम्स रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन भी था, है ना। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हमने देखा ही है अभी, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब भी रीजन से। एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर में भी बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसीलिए अल्टीमेटली क्या हुआ कि नक्सलिज्म का भी जन्म हुआ। जब नक्सलिज्म हम लोग कब पढ़ते थे? कब पढ़ते हैं? इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस से नक्सलिज्म को भी पढ़ते हैं हम लोग, राइट, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ये तो थोड़ा पॉलिसीज, ये तो थोड़ा ही हम लोग फैक्टर्स डिस्कस किए, ठीक है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, द रीजंस व्हाई दोस थिंग्स वर इग्नाइटेड। ऑलराइट, नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल करेंगे। ओके, carried into execution on 16th October 1905 by Lord Curzon। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, और पार्टीशन किसने किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1905 16 अक्टूबर, ये भी डेट याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, रीजंस गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, और रीजन क्यों
पार्टीशन, बंगाल को पार्टीशन करना है, ये रीजन ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, बिकॉज दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इतना बड़ा प्रेसिडेंसी है बंगाल, बंगाल का अभी जो बंगाल है ना वो उतना नहीं है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। बंगाल, बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था, मेघालय भी थे, असम भी था ना, इतना बड़ा तो था। तो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि नहीं, हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको पार्टीशन किया। दिस वॉज द वर्जन ऑफ द ब्रिटिशर्स। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, है ना, वास्तव में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वर बीइंग अडॉप्टेड। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज बोल रहा था कौन, ब्रिटिशर्स, है ना। The people believed that the division of Bengal was the policy of divide and rule. Gradually it was quite evident, right? Divide and rule करने की कोशिश कर रहे थे। ईस्ट बंगाल में जब मेजोरिटी कौन था, ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी मुस्लिम्स था, है ना, और वेस्ट बंगाल में मेजोरिटी हिंदूज था, करेक्ट। ओके, between 1906 to 1909 the people unrest developed to the considerable extent। बहुत ही ज्यादा दंगा हो रहा था ना, British peoples were protesting out on the streets, not cooperating with the government, all right। तो ultimately क्या किया, due to this political protest the Britishers reunited the east and the west Bengal in 1911 common era by Lord Hardinge। Lord Hardinge जब वहां पर आए थे 1911 कॉमन एरा में, तो फिर से बंगाल का रीयूनिफिकेशन हुआ था 1911 में। ओके, ये आपको जानना है। अब हम जाएंगे चकमा रिवॉल्ट। चकमा कौन थे, इट्स अ लार्जेस्ट एथनिक ट्राइब ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी वो लोग कहां पर रहते हैं, विशेषतर वो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, ठीक है, बांग्लादेश। द रिवॉल्ट ब्रोक आउट व्हेन द चकमा राजा जॉन बख्श रिफ्यूज टू पे द एनहांस्ड रेंट इन द रंगूनिया स्टेट। देखिए रंगूनिया स्टेट में वहां का एक राजा जिनका नाम क्या है, जिनका नाम जॉन बक्स है, उन्होंने रेंट देने से इनकार कर दिया। ऑलराइट, इसी वजह से ये चकमा रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। ऑलराइट, इन 1776 दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, दे इन द सेंस जॉन बक्स एंड हिज पीपल, ओके, and asserted their independence under the leadership of रानू खान, द दीवान ऑफ द राजा। रानू खान के अध्यक्षता में वो लोग ने क्या किया कि इंडिपेंडेंस घोषित कर ली। अब रानू खान कौन थे, रानू खान वाज द दीवान, जो राजा जॉन बक्स है, राजा जॉन बक्स का एक दीवान था रानू खान। रानू खान के लीडरशिप में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है 1776 को, ओके, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, किस रीजन में, रंगोनिया स्टेट में। ओके, Ranu Khan was a supreme military leader and followed guerrilla tactics to oust the company from the hill tracks। guerrilla tactics का मतलब ये है कि hit and run, ठीक है, आप एक टारगेट चूज करते हो तो टारगेट को हिट करते हो और आप भाग जाते हो, वहीं पर रुके नहीं रहते, ठीक है, इसको बोलते हैं गॉरिल्ला टैक्टिक्स। तो ये जो लीडर है जिसका नाम रानू खान है, उसने क्या किया था कि गॉरिल्ला टैक्टिक्स अडॉप्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। All right. The official records indicate that John Baksh and Ranu Khan had made the whole of the hill tracts independent of the British rule। जो स्टेट में वो लोग रहते थे, उस ऑफिशियल रिकॉर्ड का अनुसार वो लोग ने अपने रीजन को इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया था एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑलराइट, ये था चकमा रेबिलियन। ऑलराइट, अब हम लोग जाएंगे चाव रेबिलियन को। चाव रेबिलियन भी क्यों हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। चाव रेबिलियन वाज ऑकर्ड इन 1798-99। ये डेट याद होना चाहिए आपको, अगर याद हो सके तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज द मैसिव रेबिलियन दैट ब्रोक आउट इन द साउथ वेस्ट बांकुरा डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, साउथ वेस्ट बांकुरा डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। द हॉरिबल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए लैंड रेवेन्यू पॉलिसी क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, लोगों को खाने से मतलब है। अगर जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स किसी भी लैंड से ग्रो हो रहा है, ठीक है, अब उसका भाग हमको ब्रिटिशर्स को देना है, जबकि वो प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है, हम वो उगा कर भी खा नहीं सकते। जो इस टाइप का पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, तो ऑब्वियसली रेविलियन तो होगा ही ना। हम लोगों ने लगान तो देखा ही है, लगान मूवी, है ना। तो ऐसा ही तो था, द ब्रिटिशर्स, द ऑपरेशन
the kind of operation that they used to do, right, to innocent people, innocent farmers, innocent peasants. ठीक है, यही तो था कारण ultimately. The horrible land revenue policy of East India Company, which put the economic survival in danger, was the reason why this rebellion was started. इसीलिए चौर रेविलियन भी स्टार्ट हुआ था. अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में, याद होना चाहिए आपको डिस्ट्रिक्ट भी, ठीक है, नॉर्थ मेदिनीपुर एंड साउथ वेस्ट बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में. ऑलराइट. Ultimately, the British East India Company and some zamindars of Midnapur were engaged in curbing the rebellion ruthlessly. देखिए, ऐसा तो होता ही है, जब हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी है ना, जब भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध हो रहा था, कितना जासूस भारत से बेसिकली ऑफिशियल्स ने पकड़ लिया, राइट. इस टाइप का पीपल होता ही है, उस वक्त भी था. जो लैंडलॉर्ड्स है ना, वो लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट दे रहे थे टू एक्सप्लॉइट इनोसेंट फार्मर्स. दिस वाज द रीजन व्हाई दिस रेविलियन वाज नॉट सक्सेसफुल. अगर वो लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स का साथ देते तो ब्रिटिशर्स कुड नॉट डू एनीथिंग, राइट. ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर सकते थे, पर नहीं, उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का मतलब है. द ओनली थिंग दैट दे नो इज प्रॉफिट. इट्स वेरी शेमफुल, बट दिस इज व्हाट इट इज. Finally, by means of bloody repression and the usual divide and rule policy, बहुत ज्यादा रिप्रेस कर रहे थे, है ना, मारपीट बहुत ज्यादा हो रहा था. ब्रिटिशर्स were able to crush the Chaur region. जो चाउर का रीजन नहीं, ये रेबिलियन होगा, ठीक है, चाउर रेबिलियन, जो ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलकर वो चाउर का रेबिलियन जो था उसको क्रश कर लिया था. ऑलराइट. नेक्स्ट, संथाल रेबिलियन. This rebellion started in 1855. डेट अगेन याद होना चाहिए आपको, ठीक है. 1855 को संथाल रेबिलियन स्टार्ट हुआ था. The uprising of the Santhals began as a tribal reaction to despotic British revenue system. देखिए, अगेन द सेम रीजन, ब्रिटिश का जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट ये भी स्टार्ट हुआ था, ये संथाल रेबिलियन भी स्टार्ट हुआ था. ओके, पर ये ट्राइबल रेबिलियन था, ट्राइबल, स्पेशली ट्राइब्स ने किया था. Initially they had an agrarian lifestyle. जो संथाल थे वो इनिशियली किस टाइप का लाइफस्टाइल एंजॉय करते थे? agrarian, that means खेती बाड़ी करते थे वो लोग, ठीक है. and resided in the hilly districts of Mambhum, छोटा नागपुर and बीरभूम etc. वो लोग एक हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे, छोटा नागपुर एरिया, बीरभूम और मम्बूम में. Alright, but during the British period, the landlords and money lenders allured them by goods and loans, and gradually they became the bonded labor to them. इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली जो वो लोग एग्रेरियन सोसाइटी का, एग्रेरियन कल्चर में रहते थे, उन लोगों को ब्रिटिशर्स एंड लैंडलॉर्ड्स ने क्या दिया? लोन दिया, ठीक है. अल्टीमेटली वो लोन चुका तो नहीं सके वो लोग, और व्हाट हैपेंड? दे बिकेम जस्ट द बॉन्डेड लेबरर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड लेबरर्स के जैसे ही वो लोगों को ट्रीट करते थे, ठीक है. पहले क्या था, वो लोग ग्रो करते थे अपना ही जमीन में, अपना ही खाना, अपना ही जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, वो उपजाते थे, खाते थे, मस्त रहते थे. लेकिन लैंडलॉर्ड्स और जमींदार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, उनको लोन दिया. लोन देकर अल्टीमेटली लोन तो चुका नहीं पाए, तो फिर क्या हुआ? उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड लेबर्स की तरह ट्रीट करने लगे. ऑलराइट. The Santals under Sindhu and Kanhu rose up against their oppressors and declared the end of company's rule and asserted themselves independent in 1854. जो regions में संताल लोग रहते थे, under the leadership of Sidhu and Kanhu, ठीक है, उन लोगों ने 1854 को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है. ऑलराइट. दिस अपराइजिंग स्प्रेड, ये अपराइजिंग जो है अल्टीमेटली अक्रॉस बंगाल में स्प्रेड हुआ था. ओके, नेक्स्ट, इंडिगो रेवोल्यूशन. इंडिगो तो हमको मालूम है, इट वाज अ पेजेंट रेवोल्यूशन, पेजेंट फार्मर्स का था ये, ठीक है. जबकि संथाल किसका था? संथाल था ट्राइबल लोग का, ये पेजेंट फार्मर्स का था. It was a peasant movement. Indigo farmers revolted against the indigo planters in 1859 as the farmers got the profit growing indigo. So basically, जो भी profit इंडिगो प्लांट जो है उसको कैश क्रॉप बोलते हैं ना, इसको कैश क्रॉप बेचने के लिए प्लांट करते थे ये इंडिगो. तो इंडिगो प्लांट करने के बाद जो भी प्रॉफिट मिलता था, उतना प्रॉफिट
वो फार्मर्स को नहीं मिला, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिगो रेवोल्यूशन। ऑलराइट, इंडिगो प्लांटेशन वाज लार्जली फाउंड इन बर्दवान, बांकुरा, बीरभूम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिगो मिलता था इनफैक्ट, नॉट 24 परगनास एंड जेसोर। जेसोर इज करेंटली इन बांग्लादेश। ऑलराइट, indigo planting in Bengal dates back to 1777. So इंडिगो प्लांटिंग फर्स्ट में बंगाल में कब हुआ? 1777 में, ठीक है। व्हेन लुई वरनौद, अ फ्रेंच मैन, इंट्रोड्यूस्ड इट टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि इंडिगो जो आया है वो कहाँ से आया, ठीक है। फ्रेंच मैन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम था लुई वरनौद। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट, Ben Musgraves played indigo giant inspired by, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, ठीक है। ये जो आदमी है ना, बेन मुस्ग्रेव्स प्ले इंडिगो जाइंट, इसका एक प्ले है जिसका नाम इंडिगो जाइंट है। ओके, ये जो प्ले, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा है? इंस्पिरेशन ले रहा है दीनबंधु मित्रा का इंडिगो मिरर बोल करके एक प्ले है, उससे इंस्पिरेशन लिया। अब जो ये इंडिगो जाइंट जो प्ले है, ये रिसेंटली वाज स्टेज्ड इन बांग्लादेश इन 2022 एंड इन द यूनाइटेड किंगडम इन 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, आई जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। यहाँ पर क्या बोला है, इस आदमी का इनफैक्ट एक प्ले है जिसका नाम इंडिगो जाइंट है। अब ये इंडिगो जाइंट इंस्पिरेशन लिया है दीनबंधु मित्रा का इंडिगो मिरर से, ठीक है। अब ये प्ले जो इंडिगो जाइंट है वो रिसेंटली स्टेज हुआ है बांग्लादेश में 2022 में एंड यूनाइटेड किंगडम में 2024 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस इज इन करंट न्यूज एज वेल। ऑलराइट, आ सकता है ये। नेक्स्ट, Chittagong Uprising. The Chittagong Uprising are the army raids carried by revolutionaries in Chittagong, Bangladesh. ये basically it was the revolution of the revolutionaries, ठीक है। The first raid was carried basically, ये किसके लिए था? रेड करने के लिए, रेड। Alright, was carried on 18th April 1930 and aim was to destroy British armories and disrupt the railway communication lines. यहाँ पर इमेज देख सकते हो ना, यहाँ पर ये ट्रेन है, बेसिकली ट्रेन में जो भी सामान ज्यादा था उनको क्या करना? लूटना, है ना, रेड करना, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्ब करना, यही था रेवोल्यूशनरीज का काम। ऑलराइट, अब आप सब सोचते होंगे अब ये तो देखा जैसा लग रहा है, अभी भी जब प्रोटेस्ट होता है हमारे एरिया में, स्पेशली बंगाल एरिया में, बांग्लादेश में भी रिसेंटली हमने देखा है, ये सब तो कॉमन ही है ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट करने का कल्चर है ना, हम लोगों ने ये भी सुना है स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट। बहुत बड़ा मिनिस्टर्स भी बोलता है कि बंगाल में वायलेंस बहुत ही कॉमन है ना, स्पेशली पोस्ट पॉल वायलेंस में हम लोगों ने विटनेस किया ही है। तो वो बोलते हैं ना, कुछ बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि बंगाल में तो वायलेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ दिस, राइट। बंगाल एरिया में वायलेंस देखिए बहुत ही कॉमन है। वो लोग पहले क्या करते थे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अभी जो भी लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, राइट। इट इज बीन देयर सिंस एजेस, बहुत ही आगे से है ये, ठीक है। सूर्य सेन, अनंत सिंह, कल्पना दत्ता, दिस वर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ दिस अपराइजिंग। ऑलराइट, तो ये नाम आप प्लीज याद करिएगा, ठीक है। लास्ट हम आएंगे नंदीग्राम वायलेंस में। आज का लास्ट टॉपिक नंदीग्राम वायलेंस। कितना समय हो रहा है? इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, राइट। It was a protest against the West Bengal government's plan to expropriate 10,000 acres of land for SEZ. SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टू बी डेवलप्ड बाय इंडोनेशियन बेस्ड सलीम ग्रुप। इंडोनेशियन का एक ग्रुप है, उसका नाम सलीम ग्रुप है। उसके लिए ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने क्या किया? 10,000 एकर्स ऑफ लैंड एक्सप्रोप्रिएट किया। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या है?
कि बेसिकली फार्मर्स लोगों के साथ जिसका भी वो जमीन था उसको छीनना, उस जमीन को छीनना है, उसको बोलते हैं जबरदस्ती छीनना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्रोप्रिएट। ऑलराइट, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल डिसाइडेड दैट सलीम ग्रुप वुड सेट अप अ केमिकल हब, और वहां पर क्या उस छीन करके सलीम ग्रुप को देगा। अब सलीम ग्रुप क्या करेगा, वहां पर एक केमिकल हब बनाएगा, ठीक है। अंडर द SEZ पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एट नंदीग्राम, कहां पर था वो, नंदीग्राम में, इसीलिए इसका नाम भी है नंदीग्राम वायलेंस, और रूरल एरिया इन द ईस्ट ऑफ ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक रूरल एरिया था नंदीग्राम। ऑलराइट, the villagers took over the administration of an area and all the roads to the villages were cut off, ठीक है। the villagers ने क्या किया, बेसिकली प्रोटेस्ट किया और जितना भी रोड था उसको कट ऑफ कर लिया। ऑलराइट, a large number of intellectuals protested on the streets and this incident gave birth to the new movement। ये जो इंसिडेंट है ये इसने नया मूवमेंट दिया था, और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, भद्रो मानुस बोलते हैं ना, उन लोगों ने क्या किया कि इस रेबिलियन जो प्रोटेस्ट है इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। ये था आज का लास्ट टॉपिक, नंदीग्राम वायलेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, प्लीज डोंट मिस दिस क्लास बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, है ना। और इफ यू हैव नॉट कंसिडर्ड, प्लीज consider liking the video, sharing it among your friends and family, and subscribing to the channel. Okay, thank you very much. I'll meet you in the next class. Thank you.